एक एक कार्यकर्ता सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। एक अकेला सब पर भारी, ये सच है। एक अडानी सब पर भारी है। कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी में बीजेपी के विरोधी दलों के लिए एक बड़ा संदेश गया है, जिसके बाद सवाल उठने लग गया कि क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस महासचिव का ये संदेश मानेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बीजेपी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में 1 साल बचे हैं, जितनी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा इनसे बीजेपी से विपरीत है, उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़ें, और लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना और गांव-गांव तक जाकर लोगों से मिलना होगा। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर प्रियंका गांधी और तमाम बातें भी रखती नजर आई। तो सुने प्रियंका गांधी का वो भाषण जिसने सत्ता विरोधी पार्टियों के लिए यहां पर तमाम एक ऑप्शन सबके सामने रखे और तमाम बातों को सामने रखकर एक बात सबके सामने क्लियर कर दी है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा खेल करेगी और कैसे बीजेपी को घेरती नजर आई अपने इस भाषण के जरिए। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आई हूं। भाई कभी कुछ मैं आ नहीं पाई। आज पहली बार यहां आकर बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से इस बात की कि हमारे कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा अधिवेशन आपके ही प्रदेश में 3 दिन के लिए चल रहा है। यहाँ की सुंदरता, आपकी संस्कृति के बारे में सुना। मेरी दादी जी इंदिरा जी बहुत ही प्यार करती थी यहाँ के की जनता से, खास तौर से आदिवासी बहन भाइयों से, सुनाती थी कहानियां यहाँ की। उसके बाद सोनिया जी ने भी यहाँ का बहुत दौरा किया। मेरे का आप सबके साथ आज यहाँ आकर उस लगाव को, उस रिश्ते को कायम रखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कल हम सिरपुर गए थे, जहां मैंने देखा कि बौद्ध धर्म का शिवजी का मंदिर और आदिवासी संस्कृति का एक प्रतीक था कि तीनों चीजें, तीनों धर्म संस्कृतियां एक साथ मिलकर वहां पे मुझे दिखी। हाँ, आपके प्रदेश में एक सामूहिकता की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ की संस्कृति में गड़ी हुई है। इसी तरह से जो हमारा देश का संविधान है वो भी इसी सामूहिकता की भावना पर आधारित है कि हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के लोग, अलग अलग जीने के रहन सहन के जो तरीके हैं वो सब मिलजुल कर ये एक सुंदर देश, एक मजबूत देश भारत को बनाएं। ये संविधान क्या है, इसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। ये संविधान, जैसे मैंने कहा, इस सामूहिक परंपरा पर आधारित है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम सब कहते हैं, हम नेता कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है? आम जनता के लिए, आप सबके लिए, मेरी बहनों के लिए इसका मतलब क्या है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं? इसको बचाने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगी? सबसे पहला तो ये है कि ये संविधान समानता की बात करता है, उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब है चाहे आप आदिवासी हो, चाहे किसी भी जात के हो, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, चाहे आप किसी भी प्रदेश के हो, आपको देश की सरकार समानता की दृष्टि से देखे। देश के जो कानून है वो समानता की दृष्टि से बने रहें। सबसे पहली बात यह है कि अगर संविधान कमजोर है तो
तो ये बात कमज़ोर होती है। तो सरकारों को, नेताओं को मौका मिलता है कि किसी को आगे बढ़ाएं, किसी को पीछे रखें, समानता की दृष्टि से न्याय न हो। दूसरी बात यह है कि आप सबको समानता से ही अधिकार मिलता है। मतलब अगर एक महिला का अधिकार है तो पुरुष का भी है, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, प्रदेश के हों, आप सबको समान अधिकार मिले। ये भी संविधान में लिखा है। और सबसे बड़ी चीज कि संविधान सबको समान मौका देता है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ काम करना चाहें, आप आगे बढ़ना चाहें, आप विकास चाहें अपने लिए, रोजगार चाहें, कमाना चाहें, तो आपको भी उतना ही मौका चाहिए जितना दूसरों को मिलता है। इज्जत से जीने का मौका, अपने अपने धर्म को निभाने का मौका, अपने तौर तरीके से रहने का मौका, ये संविधान आपको देता है। संविधान को मजबूत रखने के लिए इस देश में मीडिया है, न्यायपालिका है और संसद है। इन तीनों से संविधान मजबूत रहता है। अगर ये तीन अपना काम सही ढंग से करें, के मिलते हैं, आपको समानता अधिकार मिलता है। जब ये तीनों कमजोर होते हैं तो समान तरह से आपको न्याय नहीं मिलता, समान तरह से आपके अधिकार नहीं मिलते। और जैसे मैंने कहा, रोजगार, जो जीने का मौका मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। तो आज की इस देश में प्रतिनिधि हैं, इनको समझने की बहुत गहरी जरूरत है। क्योंकि मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ हैं, सरकार ने इन्हें दबाया है, इनकी मजबूरी है। देश की सरकार इनको दबा कर रखती है ताकि किसी को अगर कुछ कहना पड़े, आलोचना करनी पड़े या सच्चाई आपके सरकार के बारे में, तो ये कह नहीं पाते हैं। न्यायपालिका पर सरकार दबाव लगाती है, अपनी मनमानी की कोशिश करती है, और जब तो उसे दबाने, उसे मिटाने की कोशिश होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार क्या गलती कर रही है, लेकिन सरकार उन चर्चाओं को होने नहीं देती। और कभी कभी जब हमारे नेता खड़े होकर तो जो भी संसद के रिकॉर्ड्स में से मिटाया जाता है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? तो सुना आप सभी ने किस तरीके से यहां पर प्रियंका गांधी ने अपनी बातें रखी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने जिस तरीके से कहा कि पार्टी का संदेश और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाएं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की विचारधारा की लंबी लकीर खींच कर दिखाई है। अब उनके इस बयान का सबसे पहला और सीधा संदेश सपा और बसपा के लिए माना जा रहा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में कांग्रेस विपक्षी दलों को एक बार एक कर पाए तो यहां पर बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि दूसरी ओर अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की भी टेंशन बढ़ सकती है। प्रियंका गांधी का संदेश विरोधी दलों के लिए है, लेकिन इस राजनीतिक गठबंधन के आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। इस संबंध में अखिलेश यादव और मायावती ने पहले ही किसी और दल से गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया है। अब गठबंधन करने के लिए उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। लेकिन देखते हैं, बिना नाम लिए जिस तरीके से यहां पर प्रियंका गांधी ने अपनी बातें रखी हैं, क्या वो बातें अखिलेश और मायावती मानते हैं? क्योंकि अखिलेश मायावती पहले ही, जैसा कि हमने बताया, अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन क्या अपना मन बदलते नजर आएंगे बीजेपी को हराने के लिए? अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार सबसे बड़ा खेला होता नजर आएगा। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।